थ्योरी देखा था, कॉन्सेप्ट देखा था, आज भी थोड़ा सा देखेंगे थ्योरी, फिर खत्म हो जाएगा, फिर क्वेश्चन करेंगे। तो इलास्टिक कोलिजन वन डायमेंशन देखा था और उसके अलग अलग केस देखे थे लास्ट क्लास में। अभी देख रहे हैं इलास्टिक कोलिजन इन 2D यानी 2 डायमेंशन में। इलास्टिक कोलिजन इन 2D या इलास्टिक ऑब्लिक कोलिजन। इलास्टिक ऑब्लिक कोलिजन 2D में उस तरह से केस नहीं निकालेंगे जो V1 V2 निकाले थे, बस कैसे तोड़ते हैं, ब्रेक करते हैं, उतना देखना है। कहने का मतलब क्या है कि दो मास है, मान लो M1 इनिशियल वेलोसिटी थी U1, वैसे ही जैसे पहले किया था। दूसरा मास है M2, इनिशियल वेलोसिटी है U2। बिफोर कोलिजन ये मामला है। कोलिजन के बाद क्या हुआ, मान लो कोलिजन से पहले जो उन्होंने टकराया ऐसे इस पाथ से होके आया था, समझना, और आफ्टर द कोलिजन क्या हुआ कि दोनों कैसे भी चला गया। मान लो एक ब्लॉक ऐसे चला गया इधर, अभी मान लो यहां पे है, जो तुम्हारा M1 है वो मान लो यहां पे आ गया, सेम M1 है, ठीक ना, इधर आ गया और इधर जाने की टेंडेंसी है। और दूसरा जो M2 है वो इधर है, किधर भी आ गया, मान लो बस सीधा नहीं गया, किसी एंगल पे चला गया, ये है V2, ठीक। M1 चला गया V1 स्पीड से कुछ एंगल पे और M2 चला गया V2 स्पीड से कुछ एंगल पे। तो बात समझो, और ये वाला एंगल क्या है, तो ये वाला एंगल जो है अभी हॉरिजॉन्टल से θ1 है, और ये वाला जो एंगल हॉरिजॉन्टल से बन रहा है ये बन रहा है θ2 बन रहा है, ठीक है। तो θ1 एंगल पे चला गया और दूसरा वाला कहीं θ2 एंगल पे चला गया। तो हमको दो चीजें हैं यहां पे, एक तो मोमेंटम कंजर्वेशन, एक मोमेंटम कंजर्वेशन। देखो कॉलिजन हो रहा है ना, चाहे जैसा हो, कैसा भी कॉलिजन हो, इलास्टिक इनइलास्टिक जो भी है, मोमेंटम हमेशा क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। तो कॉलिजन है तो मोमेंटम तो हम हमेशा क्या कराएंगे, कंजर्व कराएंगे। बस पहले में क्या था कि वन डायमेंशन में बात हो रहा था, एक ही स्ट्रेट लाइन के लॉन्ग बात हो रहा था। अभी क्या है कि तुम्हारा अलग अलग स्ट्रेट लाइन बन जाएगा, एक का एंगल इधर है, एक का एंगल इधर है। मोमेंटम कैसी क्वांटिटी, स्केलर की वेक्टर, मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है। तो वेक्टर क्वांटिटी को हम डायरेक्ट नहीं दे सकते, मैग्नीट्यूड इक्वल टू मैग्नीट्यूड। वेक्टर है तो डायरेक्शन पर डिपेंड कर रहा है, मतलब हमको एक्स के अलोंग अलग देखना होगा, वाई के अलोंग अलग देखना होगा, मतलब दो डायरेक्शन में हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल अलग देखना होगा। तो इस डायरेक्शन को मान लो हॉरिजॉन्टल मान लिया, समझना, ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है, इसको मान लो एक्स लिख लिया, और ये वर्टिकल डायरेक्शन है, इसको हमने वाई कर दिया। तो इस डायरेक्शन को एक को एक्स बोल दिया, एक को वाई बोल दिया। अब एक बात बताओ हम मुझे कि V1 है, V1 वेलोसिटी है, मोमेंटम m इंटू वी, मास इंटू वेलोसिटी में, मास इंटू वेलोसिटी में जो है वो v क्या है, वेलोसिटी है, मोमेंटम है। अच्छा, इधर माना x एक्सिस, इधर माना y एक्सिस, तो P इक्वल टू mv, मास इंटू वेलोसिटी, v क्या है, वेलोसिटी, तो वेलोसिटी के कंपोनेंट लेंगे, एक एंगल के साथ वाला क्या हो जाएगा, cos, ये कंपोनेंट हो जाएगा V1 cos θ1, समझना। और दूसरा कंपोनेंट इधर क्या हो जाएगा, V1 sin θ1, ठीक। उसी तरह से यहां भी अगर देखते हो तो दो कंपोनेंट हो जाएगा, एक हो जाएगा cos V2 cos θ2 और दूसरा कंपोनेंट हो जाएगा sin V2 sin θ2। तो दो कंपोनेंट हो जाएगा, एक एंगल के साथ वाला cos और दूसरा क्या हो जाएगा sin, एक cos दूसरा sin, ठीक। अब जब हम मोमेंटम कंजर्व कराएंगे तो हॉरिजॉन्टल अलग देखेंगे, वर्टिकल अलग देखेंगे। आप समझो अगर पार्टिकल मान लो जैसे भी आ रहा, शुरू में मान लो ऐसे आ रहा था, सीधा ही आ रहा था, U1 से ऐसे आ रहा था और U2 से ये भी ऐसे जा रहा था, और टकराया, और टकराने के बाद ऐसा पाथ हो गया, ठीक है। तो शुरू में अगर मैं इसको x माना, इसको y माना, तो अलोंग x अलग लिखना पड़ेगा क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है, अलोंग x डायरेक्शन या हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। तो x के अलोंग, x माना है हमने हॉरिजॉन्टल को, तो x के अलोंग जरा हमको बताओ इनिशियल मोमेंटम दोनों किसका है, x के अलोंग। तो इनिशियल इसका x के अलोंग है तो कंपोनेंट की जरूरत नहीं है, क्या लिखेंगे, m1 u1 प्लस क्या लिखेंगे, m2 u2, m1 u1 प्लस m2 u2। तो x के अलोंग लिखेंगे m1 u1, समझना, m1 u1 प्लस m2 u2। इनिशियल मोमेंटम x के अलोंग इक्वल टू फाइनल मोमेंटम x के अलोंग। तो फाइनल मोमेंटम जब x के अलोंग लिखोगे तो फाइनल इसका x के अलोंग क्या है, V1 cos θ1, और इसका क्या है
v2 cos थीटा 2। तो हम क्या लिखेंगे, m1 सब x के लॉन्ग लिख रहे हैं, वेक्टर क्वांटिटी x के लॉन्ग ही लिखेंगे, v1 cos थीटा 1 प्लस m2 v2 cos थीटा 2। बात आ रही है समझ में, ठीक। y x के लॉन्ग अलग लिखे, इसी तरह से नीचे दिख रहा है, इसी तरह से y डायरेक्शन में लिख रहे हैं, वर्टिकल डायरेक्शन में। जरा समझना, अगर वर्टिकल में लिख रहे हैं तो वर्टिकल में क्या होगा, शुरू में वर्टिकल में है वेलोसिटी, शुरू में वर्टिकल डायरेक्शन में दोनों जा रहा है, नहीं जा रहा है, शुरू में दोनों हॉरिजॉन्टल जा रहा है, मतलब इधर देखें तो x के अलोंग, तो y कंपोनेंट कितना है दोनों का, 0। तो शुरू में एंगुलर मोमेंटम, सॉरी लीनियर मोमेंटम, शुरू में मोमेंटम अलोंग x क्या होगा, 0, इक्वल टू बाद का मोमेंटम। वेक्टर है तो डायरेक्शन के साथ देखेंगे, बाद का मोमेंटम, तो बाद का मोमेंटम y के अलोंग देख रहे हैं, तो y के अलोंग बाद का मोमेंटम क्या है, एक का है v1 साइन थीटा 1 और दूसरे का y के अलोंग क्या है, v2 साइन थीटा 2। लेकिन ध्यान रखो दोनों की डायरेक्शन अलग है, ये है प्लस y के अलोंग, ये है माइनस y के अलोंग, ये नेगेटिव। तो वेक्टर है तो डायरेक्शन के साथ लिखेंगे, मतलब ऊपर अगर हमने प्लस लिखा है, अपवर्ड अगर प्लस लिखा है तो लिखेंगे m1 v1, क्या लिखेंगे, m1 v1, अगर अपवर्ड प्लस लिखा है तो m1 v1 साइन थीटा 1 और नीचे वाला क्या लिखेंगे, माइनस, क्योंकि डायरेक्शन उल्टा हो गया, तो क्या लिखेंगे, माइनस m2 v2 साइन थीटा 2। तो इस तरह से लिखना समझ में आया, तो ये लिखेंगे। अब अगर आप ये तो लिख लिए, काम बस इतना ही लिखना आना चाहिए, या इसको थोड़ा सा और लिखोगे तो उसको उधर ले आओगे तो क्या हो जाएगा, प्लस, यानी ये होगा m1 v1 y के लॉन्ग साइन थीटा 1 इक्वल टू m2 v2 साइन थीटा 2, यानी y डायरेक्शन में दोनों का मोमेंटम एक दूसरे के इक्वल है, या अपोजिट और इक्वल, मतलब दोनों का मोमेंटम एक दूसरे को क्या करेगा, बैलेंस करेगा, इक्वल एंड अपोजिट होगा तभी कैंसिल करेगा। तो बाद में मोमेंटम दोनों का कैंसिल करना भी चाहिए था, क्यों, क्योंकि शुरुआत में मोमेंटम 0 है, शुरुआत में y के लॉन्ग मोमेंटम 0 है, तो बाद में भी y के लॉन्ग क्या होना चाहिए, 0। तो बाद में भी y के लॉन्ग 0 कैसे होगा, कि एक ऊपर अगर प्लस है तो उतना ही नीचे क्या हो जाएगा, माइनस, जितना मोमेंटम ये होगा उतना ही ये होगा, तब बाद में भी 0 हो जाएगा, तो मोमेंटम कंजर्वेशन सही हुआ। तो मोमेंटम ठीक है हम कंजर्व कराएंगे, लेकिन वेक्टर क्वांटिटी है तो डायरेक्शन वाइज अलग अलग देखेंगे। अगर किसी एंगल पे है तो कंपोनेंट x के लॉन्ग अलग देखेंगे, y के लॉन्ग अलग देखेंगे। पहले नहीं देख रहे थे क्योंकि एक ही लाइन के लॉन्ग हो रहा था, तो इनिशियल फाइनल एक ही लाइन के लॉन्ग था, ठीक है। अच्छा, अब अगर काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन बोलेंगे, काइनेटिक एनर्जी क्यों कंजर्व करा रहे हैं, इसलिए करा सकते हैं क्योंकि इलास्टिक लिखा है, भले 2D है लेकिन इलास्टिक कोलिजन है, और अगर इलास्टिक कोलिजन है तो काइनेटिक एनर्जी क्या करा सकते हैं, कंजर्व। तो इलास्टिक है तो काइनेटिक एनर्जी कंजर्व करा सकते हैं। और काइनेटिक एनर्जी कैसी क्वांटिटी, स्केलर की वेक्टर, स्केलर, तो स्केलर को डायरेक्शन से लेना देना नहीं है, इसलिए काइनेटिक एनर्जी में हमको x और y कोई देखने की जरूरत नहीं है, हम जैसे करते थे वैसे ही करेंगे। मतलब इनिशियल काइनेटिक एनर्जी एक का हाफ m1u1 स्क्वायर, दूसरे का हाफ m2u2 स्क्वायर इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी। पहले का टोटल कितना था, v1, तो हाफ m1 v1 स्क्वायर, और दूसरे का टोटल क्या था, हाफ m2 v2 स्क्वायर। यहां कंपोनेंट लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये कैसी क्वांटिटी है, स्केलर है, तो डायरेक्शन से लेना देना नहीं है, टोटल देखेंगे। बात समझ में आया? तो इस तरह से डेटा रहेगा, तो क्वेश्चन कर लेंगे, तो ये फॉर्मेट एक लिख लो। एक छोटा सा देख लेते हैं, कंप्लीटली इनइलास्टिक कोलिजन, कंप्लीटली इनइलास्टिक। कंप्लीटली इनइलास्टिक कोलिजन, कंप्लीटली इनइलास्टिक क्या है, m1 m2 बिफोर कोलिजन, आफ्टर कोलिजन क्या हुआ, आफ्टर कोलिजन क्या बोले, दोनों का वेलोसिटी क्या हो जाता है, सेम हो जाता है, एक ही बॉडी लगभग बन जाता है। तो कोलिजन के बाद m1 m2, पहले मान लो इसकी वेलोसिटी कितनी थी, तो से u1, इसकी वेलोसिटी थी u2। आफ्टर कोलिजन कंप्लीटली इलास्टिक में क्या बोले थे कि दोनों की वेलोसिटी सेम हो जाती है, तो दोनों की वेलोसिटी कितनी हो जाती है, दोनों की वेलोसिटी से v हो जाती है, दोनों की वेलोसिटी v हो जाती है। बात समझ में आ रहा है? तो यहां जब मोमेंटम कंजर्व कराएंगे, अच्छा एक बात बताओ, ये कंप्लीटली क्या लिख रहे हैं हम, इनइलास्टिक ना, तो हमको एक बात बताओ, क्या यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन लिख सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, बहुत सुंदर। और तुम
इनइलास्टिक बताया ना, डेफिनेशन ही बताया था बेसिक। इनइलास्टिक में कभी भी काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं करा सकते, मोमेंटम हमेशा कंजर्व करा सकते हैं, कैसा भी टाइप का कॉलिजन होगा, बताया भी था। काइनेटिक एनर्जी कंजर्व केवल करा सकते हैं इलास्टिक में, यहां पे केवल क्या कराएंगे, मोमेंटम कंजर्व। तो मोमेंटम कंजर्व कराएंगे तो क्या लिखेंगे, m1u1 प्लस m2u2 इक्वल टू क्या लिखेंगे, m1v प्लस m2v। तो m1 प्लस m2 इंटू v लिख सकते हैं, m1u1 प्लस m2u2, दोनों का v क्या हो जाता है, सेम हो जाता है कंप्लीट इलास्टिक में, से एक से चलने लगता है, तो m1v प्लस m2v, तो m1 प्लस m2 इंटू v। तो यहां से v कितना होगा, v होगा m1u1 प्लस क्या लिखेंगे बताओ, m2u2 बाय m1 प्लस m2। पहले बताओ ये क्लियर है, तो सिंपल ऐसे लिख लेंगे, बस हम केवल यूज करना बता रहे हैं, फिर क्वेश्चन करेंगे तो देखेंगे, लिख लो उसको, एक मिनट कर लो नोट। देखो एक कॉन्सेप्ट समझो, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन लिखते हैं ई से, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। ये क्या टर्म है देखते हैं, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, इसको स्मॉल ई से लिखते हैं, ठीक है ना। ये टर्म जो है कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या बताता है, ये कोफिशिएंट का मतलब होता है नंबर, जैसे हम बोलते हैं ना कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, न्यू से लिखते हैं, तो कोफिशिएंट जहां भी आता है वो नंबर कुछ ना कुछ बताता है, तो वो नंबर कहीं कुछ आ रहा है। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या बताता है कि फ्रिक्शन कितना ज्यादा लग रहा है, सरफेस कितना रफ है उस पर डिपेंड करेगा, मटेरियल कैसा उस पर डिपेंड करेगा, मटेरियल पे डिपेंड करता है कि दो मटेरियल के बीच लगने वाला फ्रिक्शन कितना है, फ्रिक्शन कोफिशिएंट डिसाइड करता है कि एक ऑब्जेक्ट है, इसको ही मतलब हम स्लाइड करना चाह रहे हैं हाथ पे, इसी को कराना चाह रहे हैं रोड पे, इसी को कराना चाह रहे हैं रेत पे, इसी को टाइल्स पे, अलग अलग टाइप से स्लाइड करेगा अगर सेम फोर्स लगाएंगे तो, क्योंकि सब में न्यू अलग है, तो वो बता रहा है कि फ्रिक्शन कितना ज्यादा है मटेरियल से रिलेटेड। उसी तरह से कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन भी एक नंबर है, ये क्या बताता है, ये जानकारी देता है कि कितनी काइनेटिक एनर्जी रह गई है। मान लो 100 जूल काइनेटिक एनर्जी दिया था हमने, 40 जूल खर्च हो गई, 100 जूल दिया था, 40 जूल खर्च हो गए, तो कितना बचा, 60 जूल, 60 जूल बचा ना, तो 60 जूल बचा, ये नंबर है जो बताता है कि कितना रह गया कंपेयर टू इनिशियल, ठीक। तो ये अगर इनिशियल कंपेयर में बताता है कितना रह गया, मतलब अगर 100 जूल था, 40 खर्च हो गया, तो कितना रह गया, 60, जो इनइलास्टिक में होता है। तो हम क्या लिखेंगे, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, मान लो कि एक समझाने के लिए बता रहा हूं, मान लो से 60/100, 60/100 कितना हो जाएगा, लगभग 6/10 या और, तो इतना क्या हो गया कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, फिर डिवाइड करेंगे 0.6 हो गया, तो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन 0.6 हो गया, यानी कि 0.6 यानी टोटल का 0.4 यानी कि 40% काइनेटिक एनर्जी क्या हो गया, लॉस हो गया, 60% रह गया, ये बताता है। तो उस कॉन्सेप्ट से हमको सोच के बताना कि जैसे हम अलग अलग कॉलिजन पढ़े, आगे जाके देखेंगे इलास्टिक कॉलिजन, इलास्टिक कॉलिजन में कितनी काइनेटिक एनर्जी रह जाती है, इलास्टिक में क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी बिफोर कॉलिजन इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कॉलिजन। तो काइनेटिक एनर्जी 100 जूल था, 100 जूल रह गया, डिवाइड करोगे रेशियो क्या आएगा, 1, मतलब सेम हो जाएगा सर। हाँ, तो वो इसमें यही होता है ना इलास्टिक में, ये बताता है नंबर की कितनी काइनेटिक एनर्जी रह गई बिफोर कॉलिजन, मतलब आफ्टर कॉलिजन। तो 100 जूल था, 100 जूल रह गया, तो रह गया डिवाइड बाय इनिशियल, 100/100 कितना होगा, 1 का मतलब होता है पूरा, कोई भी चीज 1 है, 1 का मतलब होता है कंप्लीट, 100%, मतलब 100% काइनेटिक एनर्जी रह गई। तो इस तरह से अलग अलग वैल्यू आती है, क्या देखेंगे, तो लिख लो पहले कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, लिखना इट इज ए नंबर, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन लिखना, इट इज ए नंबर which indicates how much kinetic energy remains after the collision
आफ्टर द कॉलिजन ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स, आफ्टर द कॉलिजन ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स, आफ्टर द कॉलिजन ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स, ठीक है ना, दो ऑब्जेक्ट के कॉलिजन के बाद कितनी काइनेटिक एनर्जी रह गई, ठीक है। तो ये समझो ई का फॉर्मूला क्या बनता है, जरा देखना। ई का फॉर्मूला बनता है, याद करो हमने शुरू में जब इलास्टिक कॉलिजन 1D कराया था तो वहां पे एक टर्म आया था जिसको हम कुछ बोले थे, एक टर्म बोले थे हमने वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन और एक बोला था वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। तो ये रेशियो होता है किसका, रिलेटिव, रिलेटिव का मतलब होता है एक के रिस्पेक्ट में, क्योंकि डिफरेंस निकाल रहे हैं तो एक के रिस्पेक्ट में दूसरे का, तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या बोलेंगे, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन डिवाइड बाय रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, अप्रोच, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन डिवाइड बाय रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। तो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन को बोलेगा तो डेफिनेशन ये भी होगा, मे बी डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ क्या, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन टू द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, जो दिख रहा है, ठीक। तो याद करो सेपरेशन हमने क्या लिखा था, हम जनरल केस वही लिखे थे कि शुरू में u1 u2 बाद में वेलोसिटी v1 v2। तो सेपरेशन याद करो हमने क्या बोला था, सेपरेशन दोनों की फाइनल वेलोसिटी का डिफरेंस, सेपरेशन को हमने बोला था v2 माइनस v1 से, और अप्रोच हमने क्या बोला था u1 माइनस u2, रिवाइज नहीं करते हो तुम लोग, अप्रोच बोला था u1 माइनस u2, u1 अप्रोच कौन करेगा, पीछे वाला करेगा, पीछे वाला किसको करेगा, आगे वाले को, तो पीछे वाला की वेलोसिटी u1 माइनस u2 ये। या फिर इसको लिख सकते हैं, एक काम करो आप या तो ऐसे छोड़ दो या फिर कॉमन वगैरह लेना है ले लो, जैसे भी लिखना है, हम चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस v2 माइनस v1, नीचे से हमने कॉमन ले लिया माइनस, नीचे से कॉमन ले लिया माइनस, यहां लगा सकते हैं, बाय क्या हो जाएगा u2 माइनस u, ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं v1 माइनस v2 बाय u1 माइनस u2, माइनस लगा के, माइनस लगा के क्यों कट जाएगा, छोड़ो उसको, ये ऐसे है, इसको ऐसे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, माइनस कॉमन लेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं, एक ही तो बात है, कटेगा कैसे, ये नहीं कर सकते। कोई नंबर है 1 बाय माइनस 5, इसको माइनस 1 बाय 5 नहीं लिख सकते, हम सोचे कि माइनस कॉमन लेंगे तो v1 आगे आ जाएगा, फिर माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर तो यही आ जाएगा, तो फिर ऐसे लिखने का फायदा क्या है, हम ऐसे भी लिखा सकता था कि याद रहे, तो माइनस v2 माइनस v1 बाय u2 माइनस u1। डेल का मतलब v नहीं, डेल u बाय v लिखोगे ना तो थोड़ा सा केयरफुल रहना, डेल का मतलब होता है फाइनल माइनस इनिशियल, तो डेल अगर लिखते हैं तो ऊपर क्या लिखेंगे, या अगर इसको लिखते हैं ये लिखेंगे डेल v ये और डेल u ये, डेल u ये नहीं है u1 माइनस u2। अगर डेल वाले में लिखने की इच्छा है तो लिखेंगे डेल v बाय डेल u ये माइनस, क्योंकि डेल का मतलब होता है फाइनल माइनस इनिशियल, बात समझे। तो खैर ऐसे लिखते हैं। अब अलग अलग केस में देख लेते हैं, अलग अलग केसेस, मतलब 3 टाइप के कॉलिजन बात किया था हमने काइनेटिक एनर्जी के बेसिस पे, और ये काइनेटिक एनर्जी को ही डील कर रहा है। पहला क्या बोला था, इलास्टिक कॉलिजन। इलास्टिक में क्या बोले हैं कि जितनी काइनेटिक एनर्जी पहले थी उतनी ही काइनेटिक एनर्जी क्या रह जाती है, बाद में रह जाती है, यानी काइनेटिक एनर्जी बिफोर कॉलिजन इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कॉलिजन। ये क्या बताता है नंबर की काइनेटिक एनर्जी कितनी रह गई, यानी पूरी रह गई, तो E की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, जितनी पहले है उतनी ही बाद में रह गई, तो E इक्वल टू 1। अच्छा, अगर E इक्वल टू 1 रख दोगे, यहाँ पे 1 रख दो या यहाँ 1 रख दो, E की जगह पे 1 रख दोगे, मतलब मल्टीप्लाई करोगे, यानी रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इक्वल टू क्या बोलेंगे, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। तो इस केस में इलास्टिक कॉलिजन में हम बोल सकते हैं रिलेटिव वेलोसिटी, दैट इज रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ, शॉर्ट में लिख रहे हैं सेपरेशन, इक्वल टू रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इक्वल टू रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। ठीक, और देखो ये किया, 3 टाइप की बात किया था, एक इलास्टिक, एक इन इलास्टिक और एक कंप्लीटली इन इलास्टिक। तो अगला देखते हैं इन इलास्टिक। हमको सेंस से बताना मुझे कि
इन इलास्टिक के लिए जो सेंस बताए हैं उस हिसाब से ई की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 1 से ज्यादा कि 1 से कम। जो डेफिनेशन बताए, कॉन्सेप्ट बताए, उस हिसाब से इन इलास्टिक कॉलिजन में ई की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 1 या 1 से ज्यादा या 1 से कम। बताओ, सोच के बताओ क्या होना चाहिए। 1 से कम से 1 से कम। दूसरा हम बोलेंगे इन इलास्टिक। इन इलास्टिक में हमने क्या पता है कि काइनेटिक एनर्जी का लॉस होता ही होता है, काइनेटिक एनर्जी का लॉस होता ही होता है, यानी कि पहले जो काइनेटिक एनर्जी थी कंपेयर में बाद में क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो बाद में कितनी रह गई बाय पहले कितनी थी, तो बाद में कम हो गई और पहले ज्यादा थी, तो रेशियो क्या होगा, 1 से छोटा होगा ना। तो 1 से छोटा होगा और 0 भी नहीं होगा, क्योंकि 0 होने का मतलब है पूरा लॉस होना। तो ई की वैल्यू इसके लिए क्या होगा, 0 से 1 के बीच में होगी। आपका इन इलास्टिक कोलिजन के लिए 0 से 1 के बीच में होगी। यानी समझो इन इलास्टिक के लिए ये वाला रेशियो अगर बोलते हैं तो ये क्या होगा, लेस देन 1 होगा। ये रेशियो लेस देन 1 मतलब इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका मतलब रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन किस क्या होगा, लेस देन रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। बात समझ में आ रहा है। ये रेशियो 1 से छोटा होगा ना, तो दैट इज क्या बोलेंगे कि रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन लेस देन रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। ठीक, ये हो गया। तीसरा थर्ड क्या होगा, कंप्लीटली इनइलास्टिक। थर्ड कंप्लीटली या परफेक्टली, कंप्लीटली इनइलास्टिक कोलिजन, कंप्लीटली इनइलास्टिक कोलिजन, कंप्लीटली इनइलास्टिक कोलिजन, कंप्लीटली इनइलास्टिक या परफेक्टली इनइलास्टिक। तो कंप्लीटली इनइलास्टिक जब बोलते हैं तो क्या बोलेंगे, कंप्लीटली इनइलास्टिक कोलिजन के लिए ई की वैल्यू क्या होगी, कंप्लीटली में क्या हो जाता है कि वेलोसिटी क्या हो जाता है, हाँ कंप्लीटली में वेलोसिटी क्या हो जाता है, दोनों का सेम हो जाता है आफ्टर दी कोलिजन। तो आफ्टर दी कोलिजन का वेलोसिटी सेम हो गया, यानी v1 इक्वल टू क्या हो गया, v2 हो गया। तो v1 इक्वल टू v2 कर दोगे तो ये क्या हो जाएगा, 0। ई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। यानी कंप्लीटली इनइलास्टिक में ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। और ऐसे भी कॉन्सेप्ट जाओगे, ई इक्वल टू 0 होने का मतलब क्या है कि ये वैल्यू क्या हो जाएगा, दिस शुड इक्वल टू 0, और दिस शुड इक्वल टू 0 करेंगे तो ये इधर मल्टीप्लाई होके 0, यानी v2 इक्वल टू v1, वेलोसिटी इक्वल हो जाता है। बात समझ में आया। तो ये 3 केस याद रखना, इलास्टिक के लिए E1, इन इलास्टिक के लिए 0 से 1, कंप्लीटली इन इलास्टिक के लिए 0। नोट कर लो।